श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पुलिस आज पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आज आफ्ताब की फिर से रिमांड लेने की अर्जी दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफ्ताब की निशानदेही पर अभी वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का मोबाइल फोन, वारदात के वक्त श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े और बाकी कई अन्य चीजें ऐसी हैं जिन्हें बरामद करना जरूरी है। और ऐसे में आफ्ताब की रिमांड दिल्ली पुलिस जरूरी बताकर उससे और पूछताछ करने की तैयारी में। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस तैयारी में है कि आफ्ताब की रिमांड ली जाए। इसके लिए आज साकेत कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचने वाली है। और ऐसे में देखिए, ये जो श्रद्धा मर्डर केस है, इस मामले को लेकर सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं। और इन जवाब की अगर कोई एक कड़ी साबित हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब है। और यही तो वजह है कि दिल्ली पुलिस आफ्ताब की रिमांड लेना चाहती है। इस बीच वो सवाल जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं, एक एक कर आपके सामने रखने जा रही हूं। हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां है? वो आरी, तेज धार आरी जिससे शव के टुकड़े किया आफ्ताब ने, वो कहां है हथियार? श्रद्धा का सिर कहां गायब किया? खोपड़ी कम से कम मिल जानी चाहिए थी पुलिस को। जाहिर सी बात है 6 महीने से ज्यादा का वक्त हत्या को हो चुका है, लेकिन अभी तक वो स्कल, वो खोपड़ी पुलिस को नहीं मिली है। तीसरा सवाल, श्रद्धा के कपड़े कहां हैं? वो कपड़े जो गवाही देंगे चीख चीख कर कि किस बेरहमी के साथ श्रद्धा की हत्या की गई, उसके शव के टुकड़े किए गए, वो कपड़े कहां हैं? अभी तक पुलिस के पास जवाब नहीं। श्रद्धा का मोबाइल कहां गया? ये भी पुलिस के पास जवाब नहीं है। और सारे जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब है। हत्या की असली वजह क्या है? ये राज अगर किसी के दिल में इस वक्त दफन है तो वो आफ्ताब है। आफ्ताब ही मुंह खोलेगा तभी राज उगलेगा। क्या जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की है? अभी तक जो जंगल से हड्डियां बरामद की गई हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग की जाएगी और उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि हड्डियां किसकी हैं। क्या आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा? देखिए, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस तैयारी में है आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने के लिए। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या नार्को टेस्ट होगा, और जब नार्को टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही क्या तस्वीर साफ हो पाएगी, क्या पूरा सच सामने आ पाएगा, इसी का इंतजार है। आपको सीधे लेकर चलते हैं खास मेहमानों से। मैं आपका परिचय कराऊं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। आभा सिंह वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही डॉक्टर साइमा खान मनोवैज्ञानिक, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अजातिका सिंह, हमारी सहयोगी, आफ्ताब के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अजातिका, क्या आज जांच एजेंसी यहां आफ्ताब के घर पर पहुंचेगी? आज क्या तलाशी ली जानी है इस घर की? क्या जानकारी मिल रही है? जी रोमाना, देखिए आपको बता दें इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं वहीं पर जहां से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी कि पहला क्राइम सीन जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके, जैसे कि वो दावा कर रहा है अब तक के अपने बयान में, फ्रिज में रखा और मेहरौली के जंगलों में 18 दिनों तक वो डालता रहा, फेंकता रहा उसको। हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं जो इस वक्त बेहद अहम हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उनसे बात करते हैं जिनकी यहाँ पर दुकान है, कई बार उनकी दुकान पर भी आए हैं, और दूसरे शख्स जो कि पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने कई बार आफ्ताब को आते जाते देखा है। उनका व्यवहार कैसा रहा ये भी हम उनसे जानते हैं। सर, आप बता रहे थे कि आप आसपास रहते हैं, आसपास जाते हुए आते जाते आपने आफ्ताब को कई बार देखा है। कैसा हाव भाव, व्यवहार, बातचीत क्या हुई है? पहले आपका नाम। अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है। हाव भाव और व्यवहार से तो मैडम ठीक ठाक ही लगता था, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। अपना आता था, जाता था, निकल के बैग टांग के आता था, चला जाता था। कभी कभार हम लोग शॉप पे, ये मेरा फ्रेंड है, इसकी शॉप पे हम वहाँ पर खड़े रहते थे, आता था, सिगरेट लेता था, कभी कोल्ड ड्रिंक लेता था, खरीदता था। फिर कुछ दिन के लिए वो थोड़ा सा आना उसने बंद कर दिया, मतलब काफ़ी। आपको याद होगा करीबन किस टाइम आना बंद कर दिया? लगभग वो 20-25 दिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो गया था। वो अपना जून या जुलाई का महीना था, अब इतना याद नहीं है मैडम, बट इतना है कि गायब हो गया था। उसके बाद वो फिर आया था, और उसके बाद फिर मतलब ऐसे हम लोग उसको बाय फेस ही जानते थे, नाम से जानते नहीं थे। बाहर से आया था नौकरी करने, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो। और कभी साथ में श्रद्धा नहीं दिखती थी? नहीं, श्रद्धा हमें कभी भी दिखाई नहीं दी, ऐसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी श्रद्धा जी। और आपका घर भी यहीं पास में ही है? हमारा घर यहीं पास में, इसी गली में है? अगली गली में है। हाँ, आपकी दुकान इसी गली में आप बता रहे थे,
तो दुकान आपके पास है, उसमें सिगरेट भी आप देते हैं? हाँ, सिगरेट तो सिगरेट लेने आते हैं? हाँ जी, कभी कभार लेने आता था। तो श्रद्धा को आपने कभी आते हुए नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इसी गली में श्रद्धा भी रहती थी, कुछ दिनों के लिए चाहे रही। आफताब कई बार आपकी दुकान पे आया है, लेकिन श्रद्धा कभी किसी काम से, दूध लेने के लिए, बाकी रोजमर्रा की जो चीजें लेने होते हैं उसके लिए भी कभी नहीं आई? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। कई बार वही देखा था, कभी बार सिगरेट लेने आता था बस। जी कभी बिल्कुल बातचीत अजातिका, है मैं उसके लौटूंगी अलावा आपके पास। हुई है? अजातिका जो है, जहां पर रह रहा था आफताब, वहीं पर जो पड़ोसी, जो दुकान वाले, उनसे बात कर रही हैं और वो यही बता रहे हैं कि आफताब को तो वो पहचानते हैं चेहरे से, लेकिन श्रद्धा को उन्होंने कभी आफताब के साथ नहीं देखा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में, जैसा कि हमने आपको बताया, आफताब को कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। आज फिर से रिमांड की अर्जी देगी दिल्ली पुलिस। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा साकेत कोर्ट से इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है रिमांड और बढ़वाने की आफताब की। मनोज, बिल्कुल देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस अदालत के अंदर आफताब की रिमांड की मांग करेगी। वजह है कि अभी तक पुलिस तमाम सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई है। आला कत्ल यानी कि जो आफताब ने हत्या में हथियार इस्तेमाल किया था, उसका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आफताब लगातार पुलिस को ये कह रहा है कि उसने वो हथियार जंगल में फेंक दिया था, लेकिन वो हथियार अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। कई बार सर्च ऑपरेशन हो चुका है, आफताब को पुलिस कई बार वहां पर ले जा भी चुकी है, लेकिन हथियार पुलिस को नहीं मिला है। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन भी अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। कभी आफताब कहता है कि उसने मोबाइल फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया है, कभी वो दिल्ली फेंके जाने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल फोन कहाँ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पुलिस के लिए। इसके अलावा श्रद्धा का सर अभी तक नहीं मिला है, और वो कपड़े जो आफताब ने हत्या वाले दिन पहने थे और जो श्रद्धा ने पहने थे, आफताब का ये कहना है कि उसने कूड़े की एक मूविंग गाड़ी के अंदर फेंक दिए थे। 6 महीने का पुराना वक्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सबूतों को जुटाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि आज पुलिस फिर से उसको कोर्ट में पेश करेगी और दोबारा से रिमांड की मांग करेगी, ताकि ये सारी चीजें इकट्ठी हो सके और अदालत में केस को मजबूत किया जा सके। जी बिल्कुल, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए दिल्ली पुलिस चाहती है और रिमांड पर ले वो आफताब को, ताकि पूछताछ कर सच सामने आ सके। इस बीच आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी ध्रुव इस वक्त मौजूद है मेहरौली थाने से। जानते हैं ध्रुव से। ध्रुव, कब तक अदालत के लिए लेकर निकलेगी दिल्ली पुलिस आफताब को? जी देखिए, अभी इसके बारे में कोई पूरी जानकारी वैसी नहीं मिल पाई है। जो सूत्रों से पता चला है कि 12 बजे तक जो है पेश करना है उसको कोर्ट में, लेकिन ये जो है ऑफिशियली इसको नहीं बताया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस अब भी पूछताछ जिस तरीके से कल से चल रही थी, आपको मैं यहाँ के थाने के बाहर आप देखिए, जो मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर क्या नज़ारा, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम लोग जो है इसी इंतज़ार में है कि कब इसको ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से गुमराह जो है पुलिस को कर रहा है, फ़ोन की लोकेशन को लेकर तमाम और तरीके की चीज़ें जो सामने आनी है, जो नहीं आ पा रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसमें आ रहा है, जो इसने हथियार इस्तेमाल किया था, वो हथियार जो है वो नहीं मिल पाया। जो कपड़े थे उस वक्त, और मोबाइल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो एक जैसे कि जिसमें साबित किया जा सके क्योंकि घटना के वक्त क्या दोनों लोग एक साथ थे, क्योंकि दोनों की जो लोकेशन है मोबाइल की, वो अगर एक साथ मिलती है तो कहीं ना कहीं एक ठोस सबूत होगा। और उसके साथ ही साथ जो सिर हैं और जो उसके जो कपड़े जिस समय थे, वो जो है उनकी जांच जो है कि वो नहीं मिल पा रहे हैं कि वो कपड़े कहाँ हैं, क्योंकि बार बार बयान बदल रहा है। और जो फ़ोन को लेकर के बयान बदल रहा है, जिसके लेकर के एक नार्को टैक्स की भी बात कही जा रही है। नार्को टैक्स की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक आफताब की इजाज़त नहीं होगी तब तक नार्को टैक्स नहीं हो पाएगा। ऐसे में जब सबूतों का अभाव रहता है तब जाकर के नार्को टैक्स की बात आती है। अब देखना ये होगा कि आज जब कोर्ट में पेश करेगी तो अगर रिमांड की बात कही जा रही है, रिमांड मिलती है तब जाकर के आगे का प्रोसीजर होगा। जी रोमाना, बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए, मैं आगे आपके पास आऊंगी। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देती हूँ। श्रद्धा मर्डर केस में जांच के दायरे में एक नई कड़ी जो जुड़ रही है, वो है एक बिल। दिल्ली पुलिस आफताब जिस घर में रहता था, उस घर के पानी के बिल की जांच करेगी। जांच के दायरे में पानी का बिल क्यों आया, यह आपको समझना चाहिए। पुलिस को आफताब के फ्लैट के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि आफताब के फ्लैट का करीब 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। अब ये अहम क्यों हो जाता है, ये भी जान लीजिए। दरअसल दिल्ली में 20,000 लीटर पानी के इस्तेमाल पर कोई बिल नहीं आता। 20,000 लीटर पानी दिल्ली में बिना
किसी बिल के दिल्ली वालों को मुहैया है। अब आफताब के पड़ोसियों ने बताया कि उस बिल्डिंग के सभी फ्लोर पर पानी का बिल 0 आता है, लेकिन आफताब के फ्लैट का बिल आया है 300 रुपए। सूत्रों की माने हत्या के बाद खून के धब्बों को साफ करने के लिए आफताब ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता था और इसी वजह से पानी का बिल ज्यादा आ गया। पुलिस को पड़ोसियों ने यह भी जानकारी दी कि वो बार बार पानी की टंकी देखने ऊपर जाता था। रात के वक्त जो जानकारी निकल कर आई, रात के वक्त मोटर चलाता था, पानी लगातार इस्तेमाल करता था रात के वक्त, और ऐसे में जो तस्वीर अब सामने उभर रही है वो यही कि खून के धब्बों को धोने के लिए आफताब पानी का इस्तेमाल करता था। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, एक अकेला शख्स जो फ्लैट में रह रहा है, 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, लेकिन उसका पानी का बिल आता है, तो साफ तौर पर यह जो पानी का बिल है यह भी एक अहम सबूत इस श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त बन रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम सबूत दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है और इन सबूतों में इस पानी के बिल को भी पुलिस जोड़ करके देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, लेकिन एक अकेला शख्स एक अकेला उस घर के अंदर रहता था, उस फ्लोर पे रहने वाले सभी लोगों का जो बिल था वो फ्री आता था, लेकिन आफताब का जो पानी का बिल था उस फ्लैट का जिसमें वो किराए पर रह रहा था, उसका जो बिल था वो 300 रुपए का आया। और जब ये बात पड़ोसियों ने पुलिस को बताई तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, तो पुलिस भी यही मानकर चल रही है कि जब आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और उसके बाद जब घर के अंदर खून फैल जाता था तो उस खून को धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए वो लगातार पानी का इस्तेमाल करता था, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता था ताकि तमाम सबूतों को मिटाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा पुलिस के लिए आगे आने वाले समय में कोर्ट में साबित करने के लिए कि आफताब ने जो कत्ल था वो उसी घर के अंदर किया और उसके बाद ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया, जबकि उस इलाके के अंदर और भी लोग रहते हैं, उनका जो बिल है वो फ्री आता है, लेकिन आफताब का जो पानी का बिल था वो 300 रुपए का है। तो कहीं ना कहीं कत्ल करने के बाद खून के धब्बों को मिटाने के लिए, खून को साफ करने के लिए वो ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, हम सीधे रुख करते हैं। जानी मानी वकील आभा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आभा जी, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कानून की जबान में, वो यहां पर लगातार पुलिस के हाथ में आ रहे हैं, लेकिन जो असली एविडेंस है जिसमें कोई भी जिस्म की हड्डी मिल जाए श्रद्धा की, उसकी खोपड़ी जो पुलिस तलाश कर रही है, अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं लगी है। ऐसे में आपकी नजर में सबसे अहम सवाल क्या है इस पूरे केस का, जिसका जवाब मिलना जरूरी है? ये रुमाना जी बहुत सही बात आप कह रही है कि सबूत जो है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अभी ये पूरा केस निर्भर है, क्योंकि आप जिस तरह की इतना टाइम लैप्स हो चुका है, अभी तक वो औजार नहीं मिला है, वो चाकू नहीं मिला है जिससे उनको मारा गया है, साथ ही साथ जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ फेंके गए हैं, उनको जो है कुछ पार्ट्स रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जब तक फोरेंसिक नहीं होगी, डीएनए नहीं होगी। आपको याद होगा अभी जो छावला रेप एंड मर्डर केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की बहुत लताड़ लगाई और वो पूरा केस ही हटा दिया, बोला कि इनके ऊपर तो केस गुनाह नहीं बनता, क्योंकि आपने जो प्रोसिक्यूशन विटनेस से आपने उनका स्टेटमेंट नहीं लिया, आपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया, तो सबूत जो थे, तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आप एविडेंस के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, केस कोर्ट में खड़ा नहीं होता। आज इसीलिए बड़े बड़े मर्डर केसेस में कन्विक्शन 40% भी नहीं है, मतलब 100 में 60 मर्डरर्स रेपिस्ट छूट जाते हैं। तो इसमें पुलिस के पास बहुत बड़ा ये चीज है कि वो पहले तो जो नाइफ है जिससे मर्डर का जो वेपन है वो ला के दे, और मेंस्ट्रिया क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटिव, तो क्या मोटिव था जिस वजह से ये मर्डर किया गया, वो पुलिस को साबित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 साल से साथ रह रहे थे और जो आफताब है इसने वैसे भी कई दिन तक इंस्टा चालू रखा कि वो बाहर चली गई है, मुझे छोड़ के चली गई है, और अगर बॉडी नहीं मिलती तो कल जैसे शीना बोरा के केस में कहा गया कि शीना बोरा अमेरिका चली गई, आज भी वो केस कन्विक्शन पे नहीं आया है, तो कहीं ये ना हो, और वो भी नहीं, आयुषी हत्याकांड में भी सीबीआई को केस क्लोज करना पड़ा, अहम सबूत नहीं जोड़ पाई थी पुलिस जो है, और यही नहीं, वहाँ पे कई सबूत डिस्ट्रॉय हो गए थे आयुषी हत्याकांड में। तो इस केस में भी मुझे बहुत लग रहा है कि क्रिटिकल एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब दिल्ली पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसमें कन्विक्शन करना है। जो मोटिव की आप बात कह रही हैं कि साहब वजह क्या है कत्ल करने की, तो वो मोटिव अगर कोई बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये आफताब ही। ऐसे में नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस इसका कराना चाहती है। अभी आफताब की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए जरूरी है कि जिसका आप नार्को टेस्ट करा रहे हो वो आरोपी भी सहमति जताए, तो ये जो आरोपी आफताब वो अभी सहमति दे नहीं रहा है।
एक तो मुझे बताइए कि ये जो पूरा पेंच अटकता हुआ दिख रहा है, और क्या नार्को टेस्ट जो है वो अदालत में सबमिसिबल एविडेंस के तौर पर माना जाता है? देखिए, नार्को टेस्ट जो है, अब जो सुप्रीम कोर्ट में एक 3 जज की बेंच थी, उसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2004, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कह दिया था कि अगर आप जबरदस्ती किसी को बिना उसकी कंसेंट के अगर आप उसका नार्को टेस्ट करते हैं तो वो कोर्ट में उसकी कोई वजूद नहीं होगी, कोई उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और वो एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। तो नंबर 1, आफ्ताब मुझे नहीं लगता कि वो वॉलंटरी अग्री करेंगे कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए। तो अगर पुलिस जो है उनकी बिना उसके नार्को टेस्ट करती है तो वो उसकी अवेलेबल एविडेंस नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है, पुलिस उनका दिमाग समझ सकेगी कि ये मर्डर क्या प्रीमेडिएटेड था, उन्होंने पहले प्लान किया था, या वो कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ वो ऑन द स्पॉट हो गया। तो अगर ये प्रूव करते हैं कल आफ्ताब के लॉयर के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने बिना प्लानिंग के, बिना, इट वाज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो वो कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो ये सब चीजें जो है आफ्ताब के वकील ट्रायल के वक्त में केस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल पुलिस है इनका अगर नार्को टेस्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बड़े क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा क्लियर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि आप किसी को जबरदस्ती उसका नार्को नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं उसको केस को समझने के लिए तो कोर्ट में या ट्रायल में उसकी कोई वो हैसियत नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी। आप जिस स्पष्टता के साथ इस मामले को रख रही हैं दर्शकों के सामने, मुझे लगता है उन्हें आसानी हो रही होगी इस पूरे मामले को समझने की। मैं आगे आपके पास आऊंगी आभा जी, तो ये भी आप मेरे प्लीज व्यूअर्स को जरूर बताइएगा कि अभी जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर कितनी उम्मीद आपको है कि श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि ना अभी तक श्रद्धा की हड्डियां जो मिली हैं वो मैच हो पाया है, डीएनए मैच, ना अभी तक श्रद्धा की खोपड़ी मिली है, ना अभी तक वो धारदार हथियार मिला है जो इस्तेमाल किया गया है हत्या के लिए। तो कुल मिलाकर अभी इस वक्त कितनी उम्मीद की श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को निधि श्री, मेरी सहयोगी, मेहरौली के उन्हीं जंगलों में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर आफ्ताब की तरफ से दावा यह किया गया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंक दिया, उन्हें बिखेर दिया, वहां जाकर वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देता था। आज भी क्या दिल्ली पुलिस की टीम यहां मेहरौली इलाके में मौजूद है निधि, जांच के लिए, तलाश के लिए? बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त मैं मेहरौली के उसी जंगल एरिया में हूँ और ये बहुत बड़ा जंगल है। और मैं आपको दूसरी जो सवाल आपने किया कि क्या वाकई पुलिस यहाँ मौजूद है, बिल्कुल आधा दर्जन पुलिस की टीम दूसरे हिस्से में मौजूद है, क्योंकि ये जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया को आपको दिखा सकूं रोमाना, जो सवाल उठ रहा है बार बार कि क्या लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस घटना को और अब तक क्या बॉडी पार्ट्स मिलना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक और बात मैं बता दूं कि ये जो इलाका है, चूंकि ये बाउंड्री वॉल है, अगर मेरे सहयोगी दिखा सके, ये बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा टूटा हुआ है, लिहाजा इस इलाके में आमतौर पर और लोग घूमने तो नहीं आ सकते हैं। और दूसरा ये अगर हिस्सा दिखा सकूं, ये जो स्पॉट है ये दिखाया जा रहा है कि लोग किस तरीके से यहाँ स्मोक करने के लिए आते हैं। ये देखिए छोटे छोटे रैपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और जिस नाले में जो हड्डियाँ मिलने की बात की गई है, जो पुलिस को जो एक अहम सुराग मिला है, हालांकि ये जांच का विषय है, वो यही नाला है। अब इस नाले को देखिए, ये बहुत बड़ा जंगल है रोमाना। देखिए बार बार इस बात की बातचीत हो रही है कि 6 महीने तक क्या कुछ पुलिस को 6 महीने बाद कितना कुछ मिल सकता है। अगर मैं चलते हुए जाऊं तो ये जंगल खत्म नहीं होगा। दूसरे हिस्से में पुलिस की टीम मौजूद है, एक हिस्से में मैं मौजूद हूँ। ये समझने की कोशिश है कि कितना कुछ अहम सुराग यहाँ से पुलिस जो है वो जुटा सकती है। और स्कल अभी तक नहीं मिला है। स्कल अगर मिलता है तो कितना आसान होगा जांच के दूसरे सिरे तक पहुंचना। लेकिन इस वक्त देखिए ये तस्वीर, ये बेहद घना जंगल और इस तरफ अगर मैं चलते जाऊं, इस हिस्से में पुलिस की टीम मौजूद है, तो ये बहुत मुश्किल है और पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है। हर दिन आकर के, आज चौथा दिन है जांच का, इन्वेस्टिगेशन का, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है, लेकिन चौथे दिन के बाद भी कितना कुछ पुलिस को जो है यहाँ पर जांचबीन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो मिल सकता है, ये देखना होगा रोमाना जी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। तो कुल मिलाकर फिलहाल मेहरौली के जंगलों को एक बार फिर से खंगालने में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस की टीम। कुछ हड्डियां जो अभी तक बरामद की गई हैं, लेकिन उनके डीएनए मिलान की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। ये प्रक्रिया कुछ वक्त लेती है और इस सब के बीच मेहरौली के अंदर अभी भी दिल्ली पुलिस जो है वो कुछ और सुराग तलाशने में जुटी हुई है।
एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, और हम लगातार बात श्रद्धा मर्डर केस की कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में रहस्य अभी बाकी है। इस मामले में अभी इंसाफ कैसे मिलेगा श्रद्धा को, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक जो सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं वो क्या क्या हैं? एक तो आफताब का अपना कबूलनामा है, गुनाह उसने खुद कबूला, जिसमें याद है ना आपको उसने क्या कहा था, यस आई किल्ड हर। दूसरा सबूत, घर से मिले खून के धब्बे। आफताब का जो घर है वहां पर किचन से बताया जा रहा है खून के धब्बे कुछ मिले हैं। अच्छा, वो डॉक्टर जिसने कट लगने पर आफताब के हाथ पर ड्रेसिंग की थी, और आरी बेचने वाला जो दुकानदार है उनके बयान भी हैं जो बतौर सबूत इस मामले में फिलहाल सामने हैं। इसके अलावा श्रद्धा के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हुआ, वो जो 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, वो भी सबूत है। श्रद्धा के दोस्त के बयान जो सामने आए, जिस तरीके से दोस्तों की तरफ से ये बताया गया कि श्रद्धा के साथ मारपीट करता था आफताब, वो भी अहम सबूत इस पूरे मामले में। सबूत पड़ोसियों के बयान भी गवाह के तौर पर पड़ोसी भी सामने आए हैं इस मामले को मजबूत बनाने के लिए, ताकि श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। और श्रद्धा की मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी, एक अहम सबूत बन रही है। तो ये तमाम सबूत तो सामने हैं, लेकिन सवाल अहम ये हो जाता है कि क्या ये सबूत काफी है श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए? आभा सिंह वकील हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अभी तक जो सबूत सामने आए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खुद आरोपी आफताब का अपना कबूलनामा है। आभा जी, ये केस को कितनी मजबूती दे रहे हैं सबूत, या फिर नहीं, अदालत में, कोर्ट में ये नहीं टिकेंगे? देखिए, आफताब अभी तो पुलिस के सामने कह रहे हैं कि हाँ मैंने ये हत्या की, तो उनका जो स्टेटमेंट है ये 161 सीआरपीसी में लिया गया होगा, जो कि कोर्ट में जो है उसकी बहुत ज्यादा वो अहमियत नहीं होती है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि उनका 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लिया जाए, ताकि कल वो कोर्ट में ये ना कहें कि पुलिस वालों ने मेरी पिटाई करी और इस वजह से मैंने मजबूरी में ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये एक बड़ी चीज हो जाती है। दूसरी बात, जो ये सबूत आए हैं, सबूत को जो है सारे डॉट्स को पुलिस को जोड़ना होगा। आपको एक केस बनाना पड़ेगा, आपकी चार्जशीट में आपकी हर चीज आनी चाहिए कि कैसा क्या था, क्या सीन ऑफ क्राइम था, कैसे नेक्स्ट स्टेप हुआ, उसके आगे कैसे हुआ, वो चाकू कहाँ से लाए, किसने कहाँ उसको डिस्ट्रॉय किया, या सिर्फ आफताब ने अकेले ये हत्या प्लान की थी या कुछ लोग और भी थे इसमें? क्या इसको ऑन द स्पॉट इसकी प्लान मर्डर हुआ या पहले से प्लानिंग हुई? तो अगर कुछ लोगों ने उनकी मदद की तो वो लोग कौन थे? फिर विटनेसेस जो इनके फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने नोटिस किया कि श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ है, उन सबके स्टेटमेंट्स होंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस की भी बड़ी इंपॉर्टेंट वो एविडेंस होता है। तो वो सब चीजें पुलिस को इसको देखना पड़ेगा, और जो फ्रेंड्स हैं उनके भी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने ले लिए जाए, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि ये केस बहुत साल चलते हैं और बाद में आधे विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं या टर्न अप नहीं होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि पुलिस के पास वो जो भी कर रहे हैं उसको एकदम पुख्ता तरीके से पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाए, गवाहों के बयान जो हैं वो दर्ज करा लिए जाएं पुख्ता तौर पर। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। और इस बीच एक नया खुलासा एबीपी न्यूज पर अब मैं आपको बताने वाली हूं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, आफताब ने फ्रिज खरीदा था, आप जानते हैं, डबल डोर का फ्रिज खरीदा था, आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आफताब ने डबल डोर वाले फ्रिज का जो ऊपर का हिस्सा होता है फ्रीजर, वहां पर श्रद्धा का सिर रखा था, और बाकी जो धड़ का हिस्सा है, मतलब जो शरीर का निचला हिस्सा है, वो तमाम टुकड़े काटकर आफताब ने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखे थे। ये बड़ी खबर, फ्रीजर में सिर काट कर रखा और नीचे वाले हिस्से में डबल डोर का फ्रिज था, धड़ का हिस्सा टुकड़ों में काट कर रखा। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साइमा खान, मनोचिकित्सक निशा खन्ना भी मौजूद हैं। मुझे लगता है पहले जरा साइमा जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि मर्डर और मर्डर के बाद में जिस तरीके से उसके सबूत मिटाने की यहां पर फिराक में था आफताब, पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे क्राइम सोच समझ कर किया गया। डॉक्टर साइमा। जी बिल्कुल, ये क्राइम सोच समझ के किया गया है। जब हम साइकोपैथोलॉजी को समझते हैं तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स लाइक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये लोग जो हैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, कंट्रोल फ्रीक,
सैडिस्टिक प्लेजर, अग्रेशन दिखाने वाले, एपैथी होती है इनमें, जिसमें इनके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई रिमोर्स नहीं होता, इमोशनल प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम होता है। सो ये प्रॉब्लम्स इसके साथ पहले से ही होंगी। जब इसने ये किलिंग भी करी, दिस मर्डर इन इटसेल्फ शोज 3 चीजों को ये दर्शाता है, उसके गुस्से को, अग्रेशन को, उसके कंट्रोल को और उसकी सैडिस्टिक फैंटेसी को। ये तीनों चीजें यहाँ पर दिखती हैं जो उसकी साइकोपैथोलॉजी को बहुत क्लियरली दिखाती हैं। जो पास्ट में आपने बताया कि वो, जो कि हम सुनते भी आ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव था श्रद्धा के साथ और मारपीट भी होती थी। सो इससे हम क्या समझते हैं? इससे ये समझ में आता है कि अग्रेशन कई तरीके का होता है। अग्रेशन यहाँ पर जो दर्शाता है वो कंट्रोल दर्शाता है। ये जो मर्डर जिस तरीके से हुआ, ये भी एक सैडिस्टिक कंट्रोल दिखाया जा रहा है, जहाँ पे जो इंसान इस पैथोलॉजी से गुजर रहा होता है, उसकी सोच में वो ये सोचता होता है, जब वो मार रहा होता है या जब वो इस तरीके का क्राइम कर रहा होता है, वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल दर्शा रहा होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से उसने उसका पहले मुंह बंद किया, सांस नहीं उसको लेने दे रहा था, उसके बाद उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया, उसका गला दबा दिया, और ये सब खुद उसने अपने कबूलनामे में बताया है। जो बात आप कह रही हैं डॉक्टर सायमा, कंट्रोल, वो अग्रेशन, वो साफ तौर पर नजर आता है जिस अंदाज में इस आफताब ने श्रद्धा को मार डाला। इस बीच एक और बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, आफताब हर बार नए सिम से डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाता था। उसके जरिए नई नई लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें अपने कमरे पर बुलाता था। सूत्रों के मुताबिक आफताब अब तक डेटिंग ऐप के जरिए 15 से 20 लड़कियों को अपने कमरे पर बुला चुका था। पुलिस ने दोनों जो डेटिंग ऐप्स हैं जिसके जरिए लड़कियों से संपर्क साधता था आफताब, उनसे आधिकारिक जानकारी भी इस पूरे मामले पर मांगी है। हम सीधे रुख करेंगे, निशा जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, ये जो एक बिहेवियर में टेंडेंसी नजर आ रही है कि साहब डेटिंग कर रहा है, हर बार नया सिम इस्तेमाल कर रहा है, इससे क्या समझ आता है इसके बिहेवियर के बारे में? किसी रिलेशन को रखना नहीं चाहता था कायम, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी तौर पर रिलेशंस बनाना चाहता था? देखिए, अगर एक इंसान किसी चीज से खुश नहीं है और बार बार रिश्तों को बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली वो ढूंढ रहा है लिंक, बट वो हो नहीं रहा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने कभी भी किसी पेशेंट्स को ऐसे देखा है जिनकी वायलेंस की हिस्ट्री हो, ये तो एक्सट्रीम मर्डर हो गया, बट अगर वायलेंस की हिस्ट्री होती है तो इमोशनली पर्सन वीक होता है। वो इमोशनल कनेक्शन के चलते बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, और कहीं भी वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बनता, ऑटोमेटिकली डेफिनेटली वो डेटिंग साइट्स पर था, तो फिजिकल इंटीमेसी बनाने की कोशिश करता होगा और एक के बाद एक पार्टनर बदलना। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जब भी ये वायलेंट की हिस्ट्री के लोग होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जहां उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां वो मौका लगाकर रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक और भी बात देखी जाए, क्योंकि ये इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड का केस है, तो इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों के बीच के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि जब वो उससे मिला होगा, डेटिंग वेबसाइट के थ्रू ही मिले हैं, तो डेटिंग वेबसाइट में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कपल्स जो आपस में मिलते हैं वो पेड रिलेशनशिप भी बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पेड रिलेशनशिप बनाकर भी, और जैसे कि इसकी उम्र छोटी है, क्योंकि उसकी वो एक शेफ था, तो अपनी स्किल से लोगों को आई थिंक सो वो इंटरेक्ट कर देता होगा। जैसे घर बुलाने की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारी आपको कुकिंग की स्किल्स सिखा सकता हूँ, तो लड़कियां उस कम्युनिकेशन स्किल्स इसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि IQ तो मुझे ब्रिलियंट लग रहा है, क्योंकि प्लानिंग करना, अगर मर्डर रेज में हुआ है, पिट में हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच बिल्कुल जो बात आप कह रही हैं, वो डॉक्टर जिसके पास गया था ये आफताब ड्रेसिंग कराने के लिए, जब इसके हाथ में कट लगा था उस धारदार हथियार से जिससे ये शव के टुकड़े कर रहा था, वो डॉक्टर अनिल सिंह एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो कह रहे थे कि अंग्रेजी में जवाब दे रहा था। आक्रामक जरूर था, लेकिन पढ़ा लिखा, अच्छी पर्सनालिटी, मतलब देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये मर्डर करके आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, श्रद्धा के पिता का पहली बार बयान सामने आया है। श्रद्धा के पिता ने कहा है आफताब बेहद शातिर, उसने पिछले 5-6 महीने में सारे सबूत मिटा दिए, इसीलिए पुलिस को सच सामने लाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आफताब को मौत की सजा नहीं हो जाती। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब कई बार झूठ बोल रहा है, कई बार सच, इसीलिए उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी है। मुझे लगता है मुझे न्याय मिलेगा। अगर आफताब ने अपराध किया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। मैंने दिल्ली और मुंबई पुलिस को बता दिया है, मुझे आफताब की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। तो ये बयान श्रद्धा के पिता का आपके सामने। आफताब को जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक इंसाफ की लड़ाई को जारी रखूंगा। आफताब को लेकर श्रद्धा के पिता का यह बयान। आफताब बेहद शातिर, बेहद चालाक। पिछले 5-6 महीने में उसने सारे सबूत मिटा दिए। इसी वजह से दिल्ली पुलिस को मुश्किल आ रही है सबूत इकट्ठा करने में। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आफताब को मौत की सजा नहीं हो जाती। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब कई बार झूठ बोल रहा है, कई बार सच बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी है। मुझे लगता है मुझे न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीद, एक मजबूर, एक मजलूम पिता न्याय की उम्मीद कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि एक शातिर अपराधी सामने जो बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा है, पुलिस को बरगला रहा है, पुलिस के पास अगर कुछ पुख्ता तौर पर अभी है तो वो सिर्फ उसका कबूलनामा, जिससे वो कब मुंह कर जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसे में आभा जी, इंसाफ मिलेगा कैसे? तो ये लग रहा है कि अक्टूबर में जब मुंबई पुलिस ने इसको बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, इससे पूछने के लिए, तो उन्होंने उसी वक्त दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बोला कि तुम इसके पीछे लगे रहो कि ये क्या कर रहा है। तो 1 महीने में आपने इसको अलर्ट कर दिया और इससे आधे से ज्यादा सबूत, मुझे लगता है जो इसने श्रद्धा का सिर जो फ्रिज में रखा था, इससे उसके बाद ही हटाया होगा। मुंबई पुलिस नवंबर में दिल्ली पुलिस को बताती है कि तुम इस पर नजर रखो, तो 1 महीने तो आपने खुद इसको समय दे दिया एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल आएगी। फोरेंसिक को जो बोन्स मिली है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। श्रद्धा के फादर का डीएनए लिया गया है, तो बहुत जरूरी है कि इसमें अब सारा जो केस बनेगा वो फोरेंसिक पे बनेगा, डीएनए टेस्टिंग पे बनेगा। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस है और मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन केस बनेगा, क्योंकि आप देखिए मर्डर में एनसीआरबी के फिगर्स कहते हैं कि कन्विक्शन सिर्फ 40% है, 100 में 60 मर्डर छूट जाते हैं। तो ये तकनीकी केस जो है बहुत आसान नहीं होगा। और मैं इसमें पुलिस की भी थोड़ी गैर जिम्मेदारी मानूंगी कि मुंबई पुलिस अगर दिल्ली पुलिस से डे 1 से कह देती, आपने अक्टूबर में उसको बुलाया, उससे पूछा और वो अपने फादर के साथ आया, अभी उसके पेरेंट्स गायब हो गए, तो पूरी फैमिली अलर्ट हो गई। बिल्कुल, तो उसका परिवार भी गायब है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रही है ना कि देखिए किस तरीके से अलर्ट हो गया वो, अब उसका पूरा परिवार गायब हो गया। पुलिस अभी तक उसके परिवार को भी ट्रेस नहीं कर पा रही है। उसके माता पिता, उसका छोटा भाई कहां पर है? जिस घर में वो रहते थे वहां पर अब वो नहीं है, वहां पर ताला लटका हुआ है। और जो बात आपने कही कि जब उसको अलर्ट कर दिया पुलिस ने, अक्टूबर में बुलाया, उसके बाद पुलिस बैठी रही और अब नवंबर में जब ये जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद ही आपको लगता है कि उसने उसका जो सिर का हिस्सा है जो फ्रीजर में रखा हुआ था वो मुंबई पुलिस के अलर्ट करने के बाद उसने फेंका होगा? आभा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए वो किसी से मिलता नहीं था, उसके अड़ोस पड़ोस में लोग जानते नहीं थे वो क्या कर रहा है, और उसने जिस होशियारी से इसको पीसेस में काटा था, वो जानता था कि अगर पूरी बॉडी लेके जाएगा तो वो नाकाबंदी में पकड़ा जाएगा। और रोज आप एक पीस लेके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको इतना समय मिल गया कि वो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका था। जो ब्लड वहां पे पड़ा होगा वो हटा चुका था। अब आप उसको डिस्ट्रिक्ट वे में लिंक करेंगे। आप देखिए सामना रेप केस में किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पूरे इन्वेस्टिगेशन की धज्जियां उड़ा दी है। तो मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन यह है कि मीडिया का जो रोल रहा है, जो मीडिया ने प्रेशर पुलिस पे बनाया हुआ है वो, और ये भी हो सकता है मुंबई दिल्ली पुलिस का कोऑर्डिनेशन अगर सही नहीं है तो ये सीबीआई को मैटर दे दिया। बिल्कुल, कई लूप होल्स इस मामले में जो सामने आ रहे हैं, और अफसोस इस बात का कि कहीं इन कमियों की वजह से ऐसा ना हो कि श्रद्धा के परिवार को जो इंसाफ की आस है वही खत्म हो जाए। निशा जी के पास जल्दी से लेकर चलेंगे। निशा जी, अपने कबूलनामे में भी ये जो आरोपी आफताब है, इसने ये बात कही है कि पहले इसने जो धड़ का हिस्सा था उसको ठिकाने लगाया और आखिरी में सिर को डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन मई में 18 मई को कत्ल करता है और खुद ही कहता है कि करीब 2 हफ्ते के अंदर रोज रात में जाता था और जो शव के टुकड़े उनको फेंक आता था। फिर भी क्या आपको लगता है कि इसने सिर का हिस्सा अक्टूबर तक अपने फ्रीजर में रखा होगा और अक्टूबर के महीने में जब ये अलर्ट हुआ, जब मुंबई पुलिस ने इसको बुलाया, उसके बाद इसने फेंका होगा या नहीं पहले ही फेंक चुका होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता अगर वो बोल रहा है 18 दिन, क्योंकि देखिए वो स्टोरीज भी बना सकता है, क्योंकि एक वो मैनिपुलेटर है, दूसरा मिसगाइड कर सकता है।
मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो उसको 18 दिन बॉडी को अगर डिस्पोज ऑफ करने में लगे होंगे तो डेफिनेटली डर के मारे उसने बॉडी को काटा है। कहीं ना कहीं डर इतना डीप था और मुझे अपने आप को बचाना है, वो एक उसने अपने आप में दिमाग में रख रखा था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को हिस्सों में काट रहा है तो क्यों काट रहा है, वो पूरी की पूरी बॉडी भी तो बाहर लेके जा सकता था। क्योंकि मैंने सुना है कि वो प्लेस जहां पर वो रहता था, वो पूरी बॉडी को अगर आप लेकर जाओगे तो सबकी आंखों में आओगे। और जैसा कि बहुत बार टीवी चैनल्स के माध्यम से, न्यूज पेपर्स के माध्यम से ये पाया गया है कि उसकी बॉडी को काटने के लिए उसने बहुत सारी वेब सीरीज को वॉच किया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अग्रेसिव नेचर, मैनिपुलेट, ये प्लानिंग पूरी करी है। और मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक सर को फ्रिज में इतने महीनों तक रखना, एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई वुड नॉट एग्री विद दैट। इट्स बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, देखिए ये गुत्थी जो है लगातार उलझती जा रही है और ऐसे में अभी सच सामने आने में वक्त लग रहा है, रहस्य अभी बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।